नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस, महापंचायत का। नौकरशाही की टालमटोल और अड़ंगेबाजी का आलम। हालात यह है कि नौकरी के इंतजार में सूबे के युवाओं की आंखें पथरा गई। वहीं एक्शन में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं। और पहले तमाम बड़े अधिकारी ये बताएं कि उनके विभाग में कितने पद खाली हैं, कब और कैसे भरे जा सकते हैं। लखनऊ में चल रहे नौकरी पर मंथन से क्या निकलेगा युवाओं के सपनों का हल। चर्चा आज इसी पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी को विपक्ष ने भी हथियार बनाया और सरकार पर हमलावर विपक्ष दिखाई दिया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया है। बुला डाली एक महत्वपूर्ण बैठक और साथ ही मुखिया योगी एक के बाद एक साफ तौर पर यह फैसले लेते और निर्देश देते दिखाई दिए कि नौकरी को लेकर हिला हवाली कतई चलने वाली नहीं है। अधिकारियों की लीड लस्सी भी मंजूर नहीं है। इसी को लेकर आज बात मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मनोज मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी, सुनील सिंह साजन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल नकवी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ, शिवेंद्र प्रताप शिक्षक अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी आपको याद होगा, धीरेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष बीपीएड और गौरव दुबे यूपी SSSC अभ्यर्थी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। लाखों लाख बेरोजगार युवा आज एक बार फिर से सरकार पर नजरें गड़ाए हैं, क्योंकि आश ये है कि नौकरियां ही नौकरियां होंगी आगे। देखिए, ये विषय हम इसलिए चर्चा में लाए कि पिछले 3-4 दिनों से मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है सरकारी भर्तियों की। और उत्तर प्रदेश सरकार में जो अभी चल रही है उनको छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मेरी सूचना है लगभग 5 लाख पद विभिन्न विभागों में खाली हैं, जो भरे जाने हैं, जिनकी प्रक्रिया ही अभी शुरू नहीं हुई, विज्ञापन ही नहीं आया। तो पद तो बड़ी संख्या में है और 69,000 जैसे तमाम जो उसमें है पाइपलाइन में, वो अलग एक टाइमलाइन भी दे दिया, कैलेंडर भी सेट कर दिया मुख्यमंत्री ने। 100 पहले विज्ञापन से नियुक्ति पत्र मिलने तक 180 दिन के भीतर सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार यह क्यों चाहेगी कि उसके राज्य में बेरोजगारी रहे? क्यों चाहेंगे कोई सरकार कि उसके राज्य के युवा हताश हो, निराश हो, आक्रोशित हो? एक जितने निर्देश पॉलिटिकल लीडरशिप दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, वो सामने आ गए। और आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उससे कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री राज्य के सभी चयन से संबंधित एजेंसियां, विभाग और कमीशंस के साथ बैठक कर चुके और वो उनको टाइमलाइन दे चुके। अब ये बहस में इस पर लेकर आया कि एक अध्याय समाप्त हुआ, पॉलिटिकल लीडरशिप का मैंडेट मिल गया। अब ये गेंद आ गई बाबुओं के पाले में। आयोग के अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, फलान ढिकान, जितने भी नाना प्रकार की ब्यूरोक्रेसी है। और अभी तक जितनी भी भर्तियां पिछले 15 साल में लटकी भटकी और अटकी हैं, जितना मुझे स्मरण है, उन सब में ये महत्वपूर्ण योगदान लटकाने भटकाने में नौकरशाही का ही रहा है। कहीं पर्चा गलत बनवा दिया, कहीं सवाल गलत कर दिए, कहीं कुंजी जारी नहीं की, कहीं आरक्षण का लोचा कर दिया, तो भर्तियां कोर्ट में फंसती रही। भर्तियां तो आई, जमीन पर मेटलाइज कराने की जिम्मेदारी नौकरशाही की है। नौकरशाही ने उसको मेटलाइज नहीं कराया, तो कोई भर्ती अटकी, कोई लटकी, कोई भटक गई। अब फिर वो परिस्थिति बनी है कि भाई कोई भर्ती अटके नहीं, लटके नहीं, भटके नहीं, 180 दिन में दो। लेकिन कौन देगा? ये कराएगा कौन? ब्यूरोक्रेसी जो विभिन्न चयन एजेंसियों में है, विभिन्न मंत्रालयों के जो सचिव हैं, वही लोग कराएंगे ना अपने अपने मंत्रालय का कामकाज, भर्तियों का। क्या वो लोग अपने में आमूलचूल परिवर्तन करने को तैयार हैं? आज मैं ये सवाल लेके आया हूं, क्योंकि पिछले 1.5 दशक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है
जिसे ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, मुजफ्फरनगर साइड जाओ तो वहां लिखा होता है यूं तो ऐसे ही चलेगी, वही हाल ब्यूरोक्रेसी का होता है, यूं तो ऐसे ही चलेगी, सरकार कोई आ जाए। हमने तो बहुत सारी सरकारें देखी, सब सरकारों ने चाहा कि भाई बच्चों को नौकरी मिल जाए, कुछ एक फील गुड आएगा, पॉलिटिकली लाभ होगा, लेकिन अधिकारियों ने उसमें इतने दंड फंद पेच लगा दिए कि नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए। अब एक बार फिर लक्ष्मण रेखा खींची है, फिर नई बात आई है सामने। तो मुझे लगा ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका पर जरा हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली राजा कह सकता है, क्रियान्वयन तो दरबार के ही लोग करते हैं। हमारे घर में कोई आ जाए, कहा भाई यार चाय वाय पिलवाओ, नाश्ता बनवाओ, अब जिसको नाश्ता बनाना है वो जानबूझ के इतनी देर कर देगा कि बैठने वाला चला जाए, तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? बोले बना तो रहे थे, बेसन लेने गए थे पकौड़ी के लिए, बेसन ही नहीं मिला, फिर दूर जाना पड़ा, और तब तक सुनील साजन का टाइम हो गया, वो निकल लिए। तो ये जो चरित्र है, ये जो कार्यशैली है, इसमें 360 डिग्री का परिवर्तन चाहिए, 180 डिग्री से काम नहीं चलेगा। ये बच्चे बताएंगे। अभी मुख्यमंत्रियों के स्तर से कभी ये नहीं कहा गया कि नौकरी मत दो, कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा कह सकता है क्या? नहीं, किसी ने कहा नहीं, सबने कहा भाई दो और हमसे फीता चिट्ठी बंटवाओ। लेकिन इन लोगों ने यह परिस्थिति पैदा कर दी, तजहु आस निज गृह गृह जाऊ, लिखा रवि वैदेह बेबाहू, वैसा निराशाजनक माहौल बना दिया। तो इस बार क्या बदलेगा, कितना बदलेगा, मुझे लगा इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की उम्मीदें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। इसलिए हम सबकी कोशिश होनी चाहिए कि इस बार ये उम्मीदें टूटे नहीं। इन्हीं से बात शुरू करेंगे जो हमारे साथ सब अभ्यर्थी हैं। धीरेन्द्र यादव, मुझे ये बताइए, वही परीक्षा नियंत्रक, वही आयोग के अध्यक्ष, वही आयोग के मेंबर्स, वही लोग सब फिर कराएंगे क्या, जो पिछले 15 साल से जो सिस्टम करा रहा है इम्तिहान और बाकी काम? उत्तर कुंजी गलत नहीं होगी, प्रश्न पत्र ठीक बनेगा, कहीं प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा, कहीं ओबीसी का आरक्षण, कहीं दलित का आरक्षण, कहीं महिला का आरक्षण, कहीं वर्टिकल, कहीं हॉरिजेंटल, सारे कायदे से काम होंगे ताकि कोर्ट में फंसे नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है कि विज्ञापन ठीक से बने और इम्तिहान के बाद उसमें नियम ना बदले जाएं, बार बार नियम नहीं बदले जाएं ताकि कोर्ट का रास्ता खुल जाए। आपको उम्मीद बनती है कि ब्यूरोक्रेसी अपनी चाल में 360 डिग्री का परिवर्तन करेगी? सर्वप्रथम तो गरीबों के, बेरोजगार गरीबों के मसीहा अमिताभ अग्निहोत्री सर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भैया साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उठाए गए इस कदम की हम बेरोजगार सराहना करते हैं कि उन्होंने किसी भी तरीके से, कारण चाहे जो भी रहा, माध्यम चाहे जो भी रहा हो, हमारे वो देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बेरोजगारों के दर्द को और बेरोजगारों की समस्याओं को संज्ञान में लिया और उसके निस्तारण के लिए मीटिंगें भी बुलाई गई। लेकिन सर दुर्भाग्यपूर्ण यही रहा है कि ऊपर से आदेश तो होता है, कैबिनेट से चीज़ें पास भी होती हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश भी होता है, ये लगभग सभी सरकारों में होता चला आया है, लेकिन जब आती है अधिकारियों तक बात, अब हम लोगों की भर्ती में सर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। विज्ञापन जारी हुआ, हम लोगों ने आवेदन किया, अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की तो माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, सिंगल बेंच से आदेश होता है। सर ये कोई भी सरकार नहीं कहती है कि आप डबल बेंच में अपील दाखिल करिए,
लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये होता है कि अधिकारी डबल बेंच में चले जाते हैं, डबल बेंच से भी बीपीएड अभ्यर्थियों के लिए आदेश होता है, सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर देती है, पुनर्विचार याचिका भी डिसमिस होती है और अब वर्तमान स्थिति में अधिकारियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दी गई है। ये बेरोजगारों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, साथ साथ प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, जिसकी वजह से लोग आवाजें उठाना शुरू करते हैं, बेरोजगार दर दर की ठोकरें खाते हैं। हम लोग आज के इस फैसले से एक उम्मीद हम लोगों को जगी हुई है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने ये संजीदगी दिखाई है, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ये यहां तक सीमित नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक भर्तियों का ब्यौरा स्वयं से मंगवाना चाहिए और एक एक भर्ती के लिए स्वयं से जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सर मैं आपसे ये अपना दर्द बयां कर रहा हूं कि ये अधिकारी फिर उसी तरीके से लोटपोट करते जाएंगे। धीरेन्द्र रुको, मेरा ये निवेदन है सर, एक मिनट कहना चाहूंगा कि हम लोगों की भर्ती में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक जी ठीक है, गौरव के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं, वो गौरव, धीरेन्द्र और शिवेंद्र तीनों के लिए जानकारी रखना महत्वपूर्ण है। जो लंबा चौड़ा विज्ञापन बनता है ना, है जिसमें छोटे छोटे फॉन्ट में तमाम बातें लिखी होती हैं, सैकड़ों, है ना, शर्तें लागू टाइप की, वो विज्ञापन कोई सरकार तो बनाती नहीं, ना विभाग का मंत्री बनाता है, ना मुख्यमंत्री जी बनाते हैं किसी सरकार के, वो बनाते हैं ब्यूरोक्रेट। और उसी में घोर माठा हो जाए तो 70 साल तक मुकदमे चलेंगे। कोई पैरा 1 पर मुकदमा करता, कोई क्लॉज 2 पर मुकदमा करता, कोई अनुच्छेद 3 पर मुकदमा करता है। क्यों भाई गौरव दुबे? ये विज्ञापन तो वही बनाएंगे अधिकारी, प्रश्न पत्र भी अधिकारी ही बनवाएंगे, इम्तिहान भी अधिकारी ही कराएंगे, पर्चा भी अधिकारी खोलेंगे लिफाफे से। तब क्या पूरी व्यवस्था बदल जाएगी या अधिकारियों को अभी और कसने की जरूरत है? सर, सर्वप्रथम मैं आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने युवाओं को एक मंच दिया है जिसमें वो अपनी बात रखें। आपको धन्यवाद एवं सादर प्रणाम। सर, आपने कई मरतबा चैनल के माध्यम से 180 दिन वाली बात रखी थी, जिसमें आपने कहा था कि क्यों ना सरकार 180 दिन में सारी भर्तियां पूरी कर दें। वो बात पूरी हो गई, सरकार तक की कानून वो बात पूरी हो गई मुख्यमंत्री जी के स्तर पर। योगी आदित्यनाथ जी ने जी माननीय जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आप संज्ञान भी लिया और हम छात्रों के हित में जो फैसले हैं उनका भी सादर प्रणाम है उनको। सर, अभी एक लिस्ट जारी हुई है अधिकारियों के द्वारा, जिनमें एक लिस्ट बताई गई जिसमें लगभग 3.5 लाख पद को बताया गया है कि हमने भर दिया है और लगभग 85,000 पद को बताया गया है कि जो कि प्रक्रिया के अधीन है। सर, उन 2 भर्तियों में 2 विभागों का सिर्फ नाम लिया गया। पहला तो लिया गया पुलिस विभाग, जिसमें इन्होंने बताया कि लगभग 16,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। दूसरा बताया गया बेसिक शिक्षा विभाग, जिसमें लगभग 60,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन है। सर, इसमें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो कि पूर्ववर्ती सरकार की भर्तियां थी, इसमें कहीं नाम नहीं लिया गया। सर, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 24 से अधिक भर्तियां, जिसमें लगभग 1.5 लाख छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 2016-2017 से वो ये सोच रहे हैं कि आज नहीं कल हमारी भर्तियां पूरी होंगी। सभी मापदंडों को वो पूरा कर चुके हैं, सभी मापदंडों को पूरा कर चुके हैं सर। और वो सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि कहीं से आदेश हो, कोई अधिकारी हमारे ऊपर कृपा करे तो हमारी भर्तियां क्लियर हो। सर, हम आपको बताएंगे 2016 की भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट की और ग्राम विकास अधिकारी की, जिसमें सर लगभग 2000 से अधिक पद खाली रह गए भरने के बाद भी। फिर भी अधिकारी के युवाएं जो है अधिकारी को चक्कर काटते रह गए। उनसे कहा गया कि साहब जो है 2000 भर्ती खाली रह गई है, आप जो सेम कटाप पे हैं, जो कि हमारा अधिकार है, जो कि हमारा अधिकार है सर, सेम कटाप पे उनको भर्ती करिए। इन्होंने हमको कोर्ट कचहरी भेज दिया। कोर्ट कचहरी के धक्का खाते खाते हम लोग ने ग्राम विकास अधिकारी का ऑर्डर भी कराया सर, फिर भी अधिकारी हमको घुमा रहे हैं। सचिव महोदय को माननीय हाईकोर्ट ने एक बार अवमानना नोटिस भी भेजी कि आप भर्ती करिए, लेकिन फिर भी सचिव महोदय जी ने किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया। आपने रखी अपनी बात, ठीक है। मैं बिल्कुल कहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा बिल्कुल जी, हाँ ठीक है, रुक रहा हूँ। शिवेंद्र बाबू सर, एक सेकंड और बात रखना चाहेंगे। हाँ बोलो भाई। सर, लगभग जी
जी सर। बोलो, जल्दी से बोलो। सर लगभग जो है हमारी जो भर्तियां खाली हैं उसको हमारा कम से कम जो लिस्ट इन्होंने जारी की, लिस्ट हमारे पास है सर, आप कहिए, हम इसको लिस्ट को दिखा नहीं, भी आप सकते समय नहीं हैं। इतना, ठीक है। इसमें सर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहीं नाम ही नहीं। ठीक है, ठीक सर, है, रुको हमारी रुको डेढ़- भाई, रुको चो- शिवेंद्र, वही सवाल आपसे, समस्या सरकार से थी कि अधिकारियों से थी? और क्या अब अधिकारी बिल्कुल गंगा स्नान करके आ जाएंगे या उनको जबरन गंगा स्नान कराना पड़ेगा? सर 69,000 शिक्षक भर्ती का जब से विज्ञापन जारी हुआ है उस एक दिन से आप इस पूरी भर्ती के एक तरीके से तारणहार रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद। यदि बेरोजगारों की दूसरी कोई आवाज बना है तो वो आप ही बने हैं और आप इस पूरे मामले से अवगत हैं। सर दिसंबर में जब इस भर्ती का विज्ञापन आया था तब भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सर और माननीय अपर मुख्य सचिव जी उस समय जो इस समय लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी शरण में थे और हाथ पैर जोड़ के निवेदन कर रहे थे कि सर कट ऑफ को लगा दीजिए, और उस समय भी हमारी बात नहीं मानी गई थी। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः एक बार हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती का संज्ञान लिया है तो इन अधिकारियों ने ही आधी अधूरी जानकारी प्रेषित करके 31,000 पदों पर भर्ती बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। सर आपकी जानकारी में यह बात अच्छी तरीके से है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसका आदेश 69,000 पदों के सापेक्ष रिजर्व हो चुका है, और जब पूरा आदेश रिजर्व हो चुका है तो जो अंतरिम आदेश हैं वो निष्प्रभावी चल रहे हैं। लेकिन जब 9 जून को यह आदेश हुआ था तो इसी चैनल पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस आदेश को चुनौती दी थी और सरकार की तरफ से मॉडिफिकेशन अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा था हम टुकड़ों में भर्ती की सुनवाई नहीं करेंगे, हम इस पूरे मामले की एक साथ सुनवाई करेंगे। आज उसी मॉडिफिकेशन अपनी ही कई बातों के विपरीत जाकर के 31,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। सर 31,000 पदों पर भर्ती यदि नई सूची के माध्यम से होती है तो भी नया विवाद जन्म लेगा, क्योंकि तब उसमें क्षैतिज, लंबवत, दंडवत तमाम तरीके के आरक्षण के विवाद आएंगे। अगर आरक्षण के विवाद नहीं आते हैं तो सर जो हाई मेरिट और लो मेरिट है वे आपस में लड़ जाएंगे। सभी पक्षकार चाहे वह पक्ष के हों चाहे वह विपक्ष के हों एक सुर से इस बात पर सहमत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बस 15 या 20 दिन बचे हुए हैं आदेश आने की डेट में, तो सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निवेदन कर ले और पूरे संपूर्ण पदों पर एक साथ आदेश आए और एक साथ भर्ती हो ताकि किसी नए विवाद का जन्म ना हो और सब बेसिक की पुरानी भर्तियों की तरह चयन पाने के बाद भी हमें मुकदमा ना लड़ना पड़े। ठीक भाई, ठीक है, मैं सुनील साजन के पास चलूंगा, लेकिन जो बात शिवेंद्र ने कही उस पर एक बात जरूर कहूंगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक नोटिस आज सुबह ही भेज दिया ब्रह्म मुहूर्त में कि जी आरक्षण का कुछ लोचा है उसमें। मतलब अभी कथा शुरू नहीं हुई और प्रसाद मांगने लगे लोग, हो गया बवाल। ये किसकी कार्यस्थानी? अधिकारियों की। समस्या यहां पर है जो बात शिवेंद्र कह रहा है। ऐसी फार्मूला लेके आते हैं जिस फार्मूले को अदालत में फंसना ही है। नान्यः पंथः अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। और कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं ये वकालत में एक्सपर्ट भी हो गए भाई। इधर भर्ती का विज्ञापन आता है उधर रिट तैयार कर लेते हैं हाई कोर्ट में। ये भी है तो कैसे हो? सुनील साजन, हर सरकार के सामने ये समस्या रही। पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ चाहती है, ब्यूरोक्रेसी उसको होने नहीं देती, अपने अपने कारण उसके। क्या ब्यूरोक्रेसी आमूलचूल रूप से अपने कार्यशैली में परिवर्तन कर लेगी? क्योंकि बिना आमूलचूल कार्य परिवर्तन के 5 लाख भर्तियां संभव नहीं 6 महीने में। जी जी, देखिए अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी अपने आप में बदलाव कर लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है कि वो कर लेगी ये उम्मीद करना भी पागलपन है। मुझे ऐसा लगता है कर ले तो अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है।
हाँ, जहां तक सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ठीक है। उन्होंने आप भी जानते हैं किस दबाव में उन्होंने बैठक की है और उन्होंने कहा भर्ती करना है, रोजगार देना है। क्योंकि जब पूरे प्रदेश में बेरोजगार नौजवान ताली थाली दिया रोड पर आ गए, जेल जाने को तैयार, लाठी खाने को तैयार कि भाई हमको रोजगार चाहिए, तो सरकार जागी है। अमिताभ जी, आप जानते हैं, आपने कहा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने अपना काम पूरा कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अगर हम याद करें, तो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इसी तरीके के सख्त आदेश दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में कहा या तो अपराधी जेल में होगा या उत्तर प्रदेश के बाहर होगा, यह सुनिश्चित करें अधिकारी। लेकिन क्या गड्ढा मुक्त हुई सड़कें? क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं है? इसी तरीके से मुझे शंका है केवल कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसको आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, आपने कहा कि इसकी हार होगी या जीत। ब्यूरोक्रेसी कभी नहीं हारती अमिताभ जी। ठीक कह रहे, कभी फेल नहीं होती, फेल सरकारें होती हैं। और अमिताभ जी, मैं केवल गांव में एक मैंने कहानी सुनी थी, हालांकि जिन्होंने कहानी सुनाई थी वो पूर्व अधिकारी ही थे, लेकिन रिटायर्ड थे। लेकिन इसको आप भी बुरा नहीं मानेंगे और मुझे लगता है दर्शक भी बुरा ना माने। उन्होंने मुझसे पूछा कि सुनील ये बताओ सबसे अच्छा राज्य किसका था, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं बुजुर्गों से सबसे अच्छा राज्य राम राज्य था। मैंने कहा कि राम राज्य था। उन्होंने कहा नहीं, राम राज्य से भी अच्छा भरत का राज था 14 साल। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा खड़ाऊ थी सिंहासन पर। जी, तो जब तक ये खड़ाऊ का डर नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी को, तब तक ये रिजल्ट आपको नहीं दे सकते। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं। ठीक है। हिलाल नकवी साहब, जी, मेरा अपना अनुभव ये कहता है, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल रिजर्वेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस, लगभग पिछले 25 वर्षों में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सभी से मेरा संपर्क रहा। और इतनी सामान्य बात तो सबकी मेरे वैसे भी समझ में आने वाली रहती, ना भी संपर्क रहे, कि कोई मुख्यमंत्री जिसको चुनाव से सत्ता मिलती है और चुनाव में फिर जाना होता है सत्ता के कंटिन्यूएशन के साथ, मांग के साथ, वो कभी नहीं चाहेगा कि भर्ती ना हो, कभी नहीं चाहेगा लड़के नाराज हो, कभी नहीं चाहेगा कि भर्तियां कोर्ट में उलझ जाए, घर लोगों का खेत मकान बिक जाए। लेकिन मैंने 15-20 साल में देखा उत्तर प्रदेश में, शायद ही कोई भाग्यशाली भर्ती हो जो किसी विशिष्ट मुहूर्त में जिसका विज्ञापन निकला हो, जो परवान चढ़ी हो। क्या हम अब ये मान सकते हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेसी आत्ममंथन के दौर से गुजर के अब अपने में वो तमाम सुधार कर लेगी जो अभी तक हमको नहीं दिखे? नकवी साहब। अमिताभ भाई, सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये निर्णय है कि वो 6 महीने के अंदर सारी भर्तियां कर देंगे, उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने किया है। और जो आंदोलनकारी छात्र हैं, जो नौकरी पाने के लिए सड़क के पर उतरे रहे, लगातार ताली थाली सब बजाते रहे, उनसे भी कहेंगे कि उनका एक सकारात्मक ये पूरा का पूरा जो उनके रणनीति थी वो थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तक की उनकी आवाज पहुंच गई और वो आवाज जो है उसके ऊपर उन्होंने सकारात्मक व्यवहार किया। तो इन दोनों को हम बधाई देते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए अमिताभ भाई, आप भी जानते हैं कि शासन और प्रशासन दो बिल्कुल ही अलग अलग विधाएं हैं, और इसके अंदर अगर शासन कमजोर है तो प्रशासन जो है वो अराजक हो जाता है, और बिना शासन के अंकुश के प्रशासन सही तरह से नहीं चल पाता है। अगर हम इस बात को मानने जो आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो नहीं सुनती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह राजा के ऊपर उठता ही उठता है कि अगर वो ब्यूरोक्रेसी को नहीं साध पा रही है तो 20 करोड़ जनता को कैसे साधेगी। इसके ऊपर एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, जो बहुत ही सुखद अनुभव निश्चित रूप से जो राजा है उसके लिए नहीं होगा। यहां पर एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि हर सरकार चाहती है
कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि उनको फिर से इलेक्शन में जाना है। अमिताभ भाई, हम उस दिन बहुत खुश होंगे जिस दिन इलेक्शन के मुद्दे ये हो जाएंगे, किसान मुद्दा हो जाएगा, बेरोजगारी मुद्दा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की बात कर रहे हैं हम, किसान मुद्दा हो जाएगा, बेरोजगार मुद्दा हो जाएगा, शिक्षा मुद्दा हो जाएगी, चिकित्सा मुद्दा हो जाएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो किन मुद्दों के ऊपर ये वोट दिए जाते हैं। जब तक कि छात्र जो है वो जब इलेक्शन आता है तो वो छात्र नहीं रह जाते हैं, वो किसी धर्म से संबंधित हो जाते हैं, वो किसी जाति से संबंधित हो जाते हैं, और वो किसी ऐसे इशू के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी आवाज में दम नहीं रह जाता है। और ये दिक्कत जो है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा देखने को मिलती है, देश के अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलती। और ये बात आप भी कितनी मर्तबा कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये जब तक जाति के भेंट चढ़ा हुआ है तब तक यहाँ के ऊपर अमूलचूक परिवर्तन हो पाना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से अमिताभ भाई, जो आपने सवाल पूछा कि क्या सरकारें नहीं चाहती, बिल्कुल चाहती है, लेकिन सरकार जानती कि इससे उन्हें वोट नहीं मिलना है। वोट के लिए अगर वो नौकरी देंगे तब भी उनको वोट गारंटी देंगे, अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तब भी उनके खिलाफ वोट पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये तो एक अमिताभ भाई आपकी मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा एक सेकंड और लेंगे जी 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 भाई, बस 5 सेकंड और ले लें, बस 5 सेकंड। अमिताभ भाई देखिए, ये जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने, अगर इसके पीछे उनकी मंशा होगी तो निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर ये भर्तियां होंगी। और अगर कहीं मुख्यमंत्री की और शासन की मंशा नहीं होगी तो प्रशासन सही तरह से काम नहीं करेगा। जितने भी लटकती अटकती भटकती जो भर्तियां हैं, सरकार के पास पूरा लीगल डिपार्टमेंट है, वो लीगल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? क्या वो खामोशी से बैठा हुआ सिर्फ चाय पीता है? ठीक है हिलाल भाई, ठीक है, पर भी प्रश्न होगा। मैं मनोज मिश्रा जी के पास चलूंगा यही सवाल लेके, लेकिन एक बात हिलाल भाई जो कही उस पर मैं टिप्पणी जरूर करूंगा। मैं उनके आखिरी वक्तव्य से अपने को संबद्ध नहीं कर पाता। मैंने बहुत सरकारों को बहुत नजदीक से देखा है, आखिरी समय तक सरकारें झींकती रहती हैं, फाइल में नोटिंग ऐसी कर देते हैं कि आप सिर पटकते रह जाओ, कुछ होना जाना नहीं। इसको कहते हैं इंडियन ब्यूरोक्रेसी, इसको स्टील फ्रेमवर्क ऐसे नहीं कहते। इसलिए ये सबकी पीड़ा मैंने देखी और तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों ने मुझसे ये पीड़ा शेयर की। मैं विस्तार में नहीं जा सकता यार, मुझसे शेयर की कि ऐसा ऐसा घुमा दिया बाबू ने कि आचार संहिता लग गई। तब तक हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। इसलिए मगर मनोज मिश्रा, टास्क बड़ा है, 6 महीने 5 लाख, ये ना तो आप ड्राफ्ट बनाओगे, ना भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, ना कोई शिक्षा मंत्री बिजली मंत्री बनाएंगे। ड्राफ्ट तो बाबू बनाएगा जो कलम यहां पर लगा बैठा हुआ है सचिवालय में। क्या जी वही गोल गोल घुमाएगा, जलेबी बनाएगा। अब वो जलेबी कोर्ट में फंसे या बच्चे को दोने में मिले, ये तो फिर भगवान ही मालिक है। मनोज जी जी देखिए अमिताभ जी, मुझे 2 मिनट चाहिए। हाँ बोलिए। मैं पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूं कि ये ज्वलंत विषय आप प्रदेश की जनता और सरकार के समक्ष लाते हैं, आप बधाई के पास। दूसरी बात ये कहता हूं कि आप देख लीजिए, मैं करीब 15 वर्षों से भाजपा का प्रवक्ता हूं। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि कोई मुख्यमंत्री सभी भर्ती बोर्डों को या आयोगों के अध्यक्षों को बुला के कह रहा है, मैंने 15 वर्षों में नहीं देखा कि भर्तियां होनी चाहिए और 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए। मैंने आज से पहले किसी मुख्यमंत्री को नहीं देखा। दूसरी बात, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की है, तो माननीय कल्याण सिंह जी कहते थे कि घोड़ा घुड़सवार की रांगों को पहचान लेता है। तो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी योगी जी की रांगों को पहचान चुकी है। अब वो जानती है कि करना ही पड़ेगा, चाहे ऐसे करें चाहे वैसे करें। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप ये देखिए कि इसी ब्यूरोक्रेसी में एक कल या परसों अखबार में आंकड़ा आया था, सरकार की तरफ से जारी हुआ था कि 3 लाख भर्तियों के करीब की गई और करीब 86,000 भर्ती निर्णयाधीन। तो 3 लाख भर्तियां तो इसी ब्यूरोक्रेसी के कार्यकाल में हुई। चौथी चीज ये है कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए, ये मंशा साफ होनी चाहिए। मैंने जो आंकड़े देखे थे कल, और जब आपकी डिबेट आई उसके बाद मैं लगातार ये सर्च कर रहा हूँ, ये देखिए कि 91,000 बसपा के शासनकाल में और लगभग 2 लाख सपा के शासनकाल में। तो जो सबसे बड़ी उपलब्धि योगी सरकार की है वो ये है कि पारदर्शी और ईमानदारी पूर्ण भर्ती। समाजवादी पार्टी ये नहीं कर पाई, बसपा सरकार ये नहीं कर पाई,
और अनिल यादव सहित तमाम भर्ती बोर्डों के आयोगों के अध्यक्ष सस्पेंड किए गए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। हाँ। ये योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि वो पारदर्शी भर्ती करे और ईमानदारी पूर्ण भर्ती करे, कोई भ्रष्टाचार उन भर्तियों में ना हो। ये योगी सरकार की मेरिट होगी। और अंतिम बात जो कहना चाहता हूं, मुझे कहना चाहता हूं कि 5 लाख भर्ती ये सरकार करेगी, और इसलिए करेगी कि योगी जी खुद, मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि मैंने आज से पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को आयोगों और भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों को बुला के बैठ के ये करते निर्देश देके नहीं देखा। और निश्चित तौर पर ये एजेंडा है जो आपके द्वारा बताया गया, जो अन्य लोगों के द्वारा बताया गया कि 180 दिनों के अंदर होनी चाहिए, तो ये विश्वास किया जाना चाहिए कि पारदर्शी और ईमानदारी पूर्ण भर्ती उत्तर प्रदेश के देखने को मिली। जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात कहूं, मैं भी निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, और खासतौर पर जब लाखों युवाओं का मसला हो तो मैं उम्मीद का एक दिया देहरी पर जला के रखता हूं कि ईश्वर करे सद्बुद्धि आए ब्यूरोक्रेसी में और बच्चों को नियुक्तियां मिले। लेकिन एक तो मुझे मेरा तजुर्बा डराता है, और दूसरी बात ये कि जरा सा नुक्ता इधर से उधर हो जाए तो भर्ती झप से हाई कोर्ट में गिर जाती है, और एक बार हाई कोर्ट में गिर जाए तो कोई सरकार हो फिर आपके हाथ में नहीं रहता ना, फिर तो भैंस गई पानी में। ब्यूरोक्रेट का क्या बिगाड़ लीजिएगा, वो बंजर भूमि विकास में चला जाएगा, वहां जमीन गोड़ेंगे, बंजर भूमि से हटाओगे मत्स्य पालन में चला जाएगा। लेकिन यहां तो गोड़ जाएंगे, ये मेरी चिंता है, इसलिए आज मैं आगाह करने आया हूं। ब्रेक के बाद मिलेंगे, तब बाकी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो बात आज इस बात को लेकर कि युवाओं को कैसे नौकरी मिलेगी, सरकार ने साफ कर दिया, खाका खींच दिया, और अब अधिकारियों के पाले में गेंद है। सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। ये भर्तियों में बच्चों का इम्तिहान नहीं है। आप अमिताभ अग्निहोत्री से पूछेंगे तो मैं कहूंगा नौकरशाही का इम्तिहान शुरू होगा अब, बच्चों का नहीं। और एक प्रस्ताव मैं रखता हूं, उसी पर सबकी टिप्पणी लूंगा, जितने माननीय पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, और अपने सारे युवा साथियों से, तीनों से। प्रस्ताव यह है, अभी जो बात आई वो अच्छी है, स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री जी की पहल का हर बेरोजगार बच्चा स्वागत कर रहा है, और मैं भी स्वागत करता हूं। मेरे प्रदेश के लोगों को नौकरी मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब इसके आगे की बात मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, जो मैं मानता हूं कि भर्ती के लिए ये व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, अन्यथा भर्ती संभव नहीं होगी। मनोज बाबू ध्यान से सुन लीजिएगा, और अगर बात समझ में आए तो आगे बढ़ाइएगा। भर्ती बोर्ड जितने हैं, जितने कमीशन हैं, जितनी चयन की एजेंसियां हैं, उनके सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए प्रक्रिया आरंभ होने से पहले कि गलत क्वेश्चन पेपर, गलत विज्ञापन, हॉरिजेंटल वर्टिकल आरक्षण के लोचे जो इस तरह के उत्तर प्रदेश के भाग्य में काले धब्बे रहे हैं अतीत में, ऐसा कोई बवाल किसी भर्ती में अगर बाद में फंसा और भर्ती कोर्ट में अटकी, तो उस आयोग के अध्यक्ष से लेकर जितने मेंबर होंगे सबके खिलाफ मुकदमा और जेल, उस भर्ती एजेंसी के सबके खिलाफ मुकदमा और जेल, परीक्षा नियंत्रक को तत्काल जेल और रासुका लगा के जेल, जिसकी भर्ती अटके। ये मुझे लगता है एक राइडर लगाना होगा सरकार को, इसके बिना हो जाए अच्छा है, लेकिन होगा नहीं। इसी पर तीनों लोगों की बात लूंगा। धीरेन्द्र यादव, एक प्रस्ताव मैंने रखा है, आपको समझ में आया? छोटी छोटी टिप्पणी करो भाई सब लोग जल्दी से। आपका सारा प्रस्ताव मंजूर है और अच्छी लगी आपकी बात, लेकिन सर एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हम लोगों की जैसे और पूरे प्रदेश की जो भर्तियां फंसी हुई हैं उसमें पक्ष और विपक्ष बेरोजगार ही हैं, लेकिन हमारी ऐसी भर्ती है जिसमें पक्ष और
पक्षकार और विपक्ष जो है वो बेरोजगार और सरकार है, दूसरा कोई बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है। सर 25 जुलाई 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से समय नहीं भाई, अब उतना समय नहीं दोस्त। अब आज बुनियादी बात शिवेंद्र, रुको भाई रुको, इतना समय नहीं, बुनियादी बात करने आ जाए हैं, स्पेसिफिक भर्ती की बात फिर करेंगे। गौरव दुबे, क्या यह सख्त प्रावधान भी होना चाहिए कि जिस विभाग की भर्ती फंसेगी उस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे तत्काल? गौरव जी सर, सहमत? मैं आपके माध्यम से जो है प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या अगर मान लीजिए 6 महीने का समय दिया गया है, 6 महीने के समय में अगर भर्ती प्रक्रिया हमारी पूरी नहीं की जाती है, 24 से अधिक भर्तियां हमारी सहायक लेखा कोषागार, कनिष्ठ सहायक, युवा कल्याण अधिकारी, मंडी परिषद, गन्ना परीक्षक, रक्षक, आशु लिपिक, उतना समय नहीं है। अगर इनको नहीं पूरी की जाती है तो जी सर तो क्या इन ब्यूरोक्रेट्स या इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई, क्या इनके ऊपर ऐसे लगाया जाएगा? ठीक है शिवेंद्र, इसी सवाल पर उत्तर दीजिए जो मैंने कहा, जिसकी भर्ती अटके लटके भटके उसको जेल भेजो। सहमत? सर आपका प्रस्ताव 2 साल के हर एक आंसू का जवाब होगा, और जो आंसू हम लोगों ने शुरुआत में बहाए थे और जो आज हमने पूरे दिन बहाए हैं, आपका प्रस्ताव उस हर एक अभ्यर्थी के दिल की आकांक्षा के अनुरूप है। घनघोर समर्थन है 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का आपके प्रस्ताव का। धन्यवाद। सुनील साजन, जो मैंने आज प्रस्ताव दिया ये पिछली सरकारें भी अगर लागू कर लेती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब इसके बिना मुझे नहीं लगता कि हो पाए, जब तक ये तय नहीं होगा कि पूरा भर्ती बोर्ड जेल जाएगा, कोई नैनी, कोई बरेली, कोई फर्रुखाबाद सेंट्रल जेल, तभी सब सीधे चलेंगे, दिमाग लगा के विज्ञापन बनाएंगे, सारे लफड़े खत्म होंगे और भर्ती होगी। क्या लगता है आपको? देखिए अमिताभ जी, अगर इस शक्ति के साथ अगर कोई सरकार काम करे तो मुझे लगता है फिर तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। लेकिन अगर आपके सुझाव में मैं एफआईआर कम करूं या जेल जाने वालों की संख्या कम करूं, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि जिन जिन विभागों के पद निकले, उन विभागों के जो टॉप 5 अधिकारी हैं, बहुत नीचे तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हीं को सरकार बता दे कि अगर इस भर्ती में कोई घपला हुआ, कोई बेईमानी हुई, कोई सवाल गलत हुआ, कोर्ट जाने की स्थिति बनी, तो तुम लोगों को भी कोर्ट के चक्कर कटवाए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी स्थिति आएगी। तब तो ये सब कुछ साफ साफ करके दे देंगे। वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इस ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आना चाहिए। अगर काम लेना नहीं आता तो जैसे 3.5 साल घुमा दिया, वैसे बचे 16 महीना और घुमा देंगे ये। ठीक है सुनील साजन, मुश्किल ये 3.5 साल का मसला नहीं, आप 3.5 देख रहे हो, वो 15 साल से देख रहा हूं घूम रही सरकारें और ब्यूरोक्रेट घुमा रहे हैं, है ना? हमने हर मौसम देखा। हिलाल नकवी, मुझे लगता है अब मोहब्बत का दौर खत्म हुआ, अब सीधी वार्निंग जब तक भर्ती बोर्डों को नहीं होगी कि आपके कोई भी चीज अटकी लटकी भटकी, ठीक, तो आप जेल यात्रा के लिए तैयार रहिए। तब तक मुझे नहीं लगता कि चीजें ईमानदारी से, पारदर्शिता से और समयबद्ध ढंग से हो पाए। आप क्या कहते हैं? अमिताभ भाई, ये कानूनी प्रावधान पहले से ही मौजूद है, लेकिन जब शासन खुद नहीं चाहता है कि भर्तियां की जाए तो वो कभी भी सजा नहीं देता है। आप बताइए, इतनी घपले हो गए, कितने अधिकारी जो हैं उनको कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी वजह से हमारा ये कहना है कि अगर शासन चाह लेगा तो प्रशासन काम करेगा, अगर शासन की मंशा नहीं है तो ये लटके भटके झटके होंगे, इसके न पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स लिप्त रहेंगे और उनको मालूम है कि उनकी पुष्ट के ऊपर उनके नेताओं का हाथ है और कहीं ना कहीं उनकी यही मंशा है। अमिताभ भाई, हम ब्यूरोक्रेट्स के रास्ते से जो जिम्मेदारी हमारी सरकार की है उसको हम डाइल्यूट नहीं करना चाहेंगे। सिर्फ सरकार अपना कार्य निष्पक्ष रूप से करे और जो उसके अंदर कानूनी प्रक्रिया है कि अगर गड़बड़ी होगी तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इनको पकड़ करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए,
पहले की गई होती तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। ठीक। अगर आज भी उनको यह आश्वासन रहा कि आप जो भी बेईमानी करोगे हम मौजूद है तुमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, तो आगे फिर होगा, ठीक। 6 महीने में सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हिलाल भाई ने बात को बहुत जनरलाइज कर दिया। आज मेरा भाव बिल्कुल दूसरा था। वो कांग्रेस के लाइन पर बोल गए, मसला कांग्रेस भाजपा का नहीं। जब मैंने कहा, मैंने बहुत सारी सरकारें देखी और मैं सबसे व्यक्तिगत तौर पर इस बात से सहमत हूं कि सब चाहते थे कि रोजगार का अवसर बढ़े। मैं इस बात से भी सहमत नहीं कि चुनाव में रोजगार की भूमिका नहीं, ये गलतफहमी है। इमोटिव इश्यूज भी प्रिवेल करते हैं, लेकिन रोजगार की एक अपनी भूमिका है। इसलिए मैंने ये बात कही। सब लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते थे, लेकिन वही अधिकारी, क्या आप लोग तो नेता, आप लोग को पता नहीं, दबाव में एफआईआर अगर लिख भी लेगा इंस्पेक्टर तो उसमें धारा ऐसी खेल कर देगा कि आप लटक जाओ। लिख तो लेगा एफआईआर, जब दंडा दोगे आप। ने पूछ लो सुनील साजन से, गलत कह रहा हूं? मनोज मिश्रा भाई, मेरा सीधा प्रश्न है, सीधा सुझाव है, उसमें कोई घुमाव नहीं। पहले क्या हुआ मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। मैं इतनी बात कह रहा हूं जिसके में प्रश्न के उत्तर गलत मिले, जिसने ऐसे मूर्खों से पर्चा बनवा दिया जिसमें सवाल गलत, और बाद में भर्ती हाईकोर्ट, जिनके यहां पर्चा आउट हो जाए, जिनके यहां आरक्षण का नियमबद्ध निस्तारण उसमें नहीं लिखा हो, जिसमें नियम ठीक से नहीं बने हो, ऐसे नियम बनाए हो जो चैलेंज हो जाए कोर्ट में, उन लोगों को रासुका के तहत जेल में निरुद्ध कर दिया जाएगा। क्या यह शर्त भी जोड़ी जानी चाहिए 5 लाख भर्ती 6 महीने में इस प्रस्ताव के साथ? देखिए अमिताभ जी, आपका प्रस्ताव सराहनीय है और जनता को पसंद आएगा, सरकार को भी पसंद आएगा, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी शंका भी ठीक है कि भ्रष्टाचार और बेईमानी उत्तर प्रदेश ने सपा सरकार में देखी है, उसके कारण युवा डरा हुआ है, और जो आपका टीवी मीडिया है, जो अखबार मीडिया है, वो भी डरा हुआ है, और उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भाजपा सरकार में इतना पारदर्शी तरीके से और ईमानदारी तरीके से भर्तियां होंगी। आप विश्वास रखिए कि योगी सरकार में पारदर्शी तरीके से और 6 महीने के अंदर ईमानदारी के साथ भर्तियां होंगी, इस विश्वास के साथ ही अपनी बात समाप्त। अच्छा, मान लो मनोज जी, एक सवाल है। अच्छा है जो आप कह रहे वही हो, आपके मुंह में घी शक्कर है ना, आपके मुंह में घी शक्कर और मोतीचूर का लड्डू साथ में, लेकिन अगर ये शर्त जोड़ दें तो कोई बुराई नहीं ना? क्या? नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं भाई। हाँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इससे दबाव बनेगा, लेकिन कानून के अंदर ही चीजें हो सकती हैं। तो कानून क्या कहता, मैं चूंकि कानून का जानकार नहीं हूं, इसलिए इस विषय पर अपनी टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, संपादकीय टिप्पणी के लिए सर आपके पास आ रहे हैं, प्लीज संपादकीय टिप्पणी। मनोज जी ने कहा हम कानून के जानकार नहीं हैं। मैं मानता हूं घटिया सड़क बना देने वाला, पैसा लेके एफआईआर लिखने वाला पुलिस वाला, बिजली की चोरी कराने वाला जूनियर इंजीनियर, उनके पाप छोटे हैं। जिस अधिकारी की कारगुजारी से एक भर्ती लटक जाती है, वो लाखों परिवारों के साथ विश्वासघात होता है। वो राष्ट्रद्रोह से बड़ा द्रोह है, वो राज्यद्रोह से बड़ा द्रोह है। लाखों नौजवानों के आंखों से सपनों की जगह आंसू बहता है। मुझे जवानी याद है, मुझे उसके लिए टेबुलेशन चार्ट नहीं चाहिए। मैं बता दूंगा किन किन भर्तियों में अधिकारियों के नाकारापन के चलते भर्तियां अदालत में लटक गई। बताऊं कैसे हो गया, कौन जिम्मेदार है? 5-5, 7-7 प्रश्न गलत पर्चे में, लड़के अदालत में चले गए, अदालत ने तलब कर लिया कि ये क्या है, व्हाट इज नॉनसेंस। किसकी जिम्मेदारी लगाऊं, सबको बरी कर दूं? ना जी ना, ये नहीं हो सकता। ऐसा ना हो इसके लिए पेशबंदी की बात करने आया था आज मैं। सीधी लक्ष्मण रेखा ने अग्नि रेखा खींचिए, और एक और बैठक बुलाई जाए ऐसी ही, जिसमें मुख्यमंत्री जी सीधे सपाट ये कहें इन सब लोगों से कि भाई लंबी चौड़ी बात नहीं,
भाषण नहीं। आपके अधीन आने वाली भर्ती लटकी भटकी अटकी तो इस बार तैयार रहिएगा, जेल आप चुन लो। नैनी जाना चाहेंगे कि फतेहगढ़, जेल आप चुन लो, लेकिन भेज देंगे। कोई कानून नहीं रोकता आपको ना। सरकार सार्वभौम होती है, उसकी प्रभुसत्ता है संवैधानिक तौर पर। ये छोटा पाप है क्या? परीक्षा नियंत्रक जेल क्यों नहीं जाए? 3-3 बार कॉपी जच रही और 3-3 बार परिणाम बदल रहा। मनोज मिश्रा, ये छोटी बात है क्या? कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा धतकर्म किया? पहली बार जिसको 30 मिले, अगली बार उसको 45 मिल गए रिवीजन में। या तो पहली बार किसी ने गड़बड़ की या दूसरी बार की। किसी की गर्दन नहीं नापेंगे क्या? सरकार की यह आकांक्षा, मुख्यमंत्री जी की यह इच्छा निर्विघ्न रूप से पूरी हो, चूंकि इस इच्छा में मेरे प्रदेश के लाखों बच्चों की आकांक्षाएं समाहित हैं, सन्निहित हैं। इसके लिए मैं कहने आया हूं कड़वी बात। अधिकारी जानते हैं मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं आज बेसिक शिक्षा का परीक्षा नियंत्रक हूं, कल बंजर भूमि विकास में बैठूंगा ठंडे कमरे में। जिसको मुकदमा लड़ना वो लड़ता रहेगा, खेत बिकते रहेंगे, खड़ुआ बिछुआ बिकता रहेगा, बैल बेच के मुकदमा लड़ेगा लड़का, बैल की जगह बाप लगेगा हल में। क्या दृश्य हमने नहीं देखे? इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता जहां अधिकारियों की मिली भगत कहिए, उपेक्षा कहिए, अज्ञानता कहिए, किसी भी कारण से भर्तियां लटकी हैं। मैं बड़ी निगाह रखता हूं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह। ये जो आरक्षण का मसला आया है पिछड़े वर्ग को आरक्षण संवैधानिक अधिकार है। ये भारत की संसद का संकल्प है, कानून है। इसमें लोचा कैसे हुआ? किसके चलते हुआ? अब वो लोचा गले की फांस बन गया 31,000 को अपॉइंटमेंट लेटर बांटने के मामले में। लिख लो मेरी बात। आज ही पिछले वर्ग आयोग ने चिट्ठी जारी कर दी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने। ये कौन देखेगा? क्या वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं जिन्होंने इसका परिपत्र बनाया, भर्ती के नियम बनाए? बहुत सारे मुकदमे मैंने ऐसे देखे मनोज बाबू, जिनमें अदालतों ने कहा कि विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन के नियमों में अंतर नहीं, परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन अधिकारियों ने 3-3 बार परिवर्तन किए, उसके चलते भर्तियां फंसी। क्यों किए परिवर्तन? क्योंकि इसका उत्तर तो देना चाहिए ना। आप मनोविनोद के लिए शतरंज खेल रहे हैं क्या? ये लाखों बच्चों के साथ कि कभी 2 घर आगे चल दिए, कभी 2 घर पीछे चल दिए, कभी दाएं चल दिए, कभी बाएं चल दिए। ये शतरंज है क्या? ये लाखों परिवारों की हसरतें हैं, ये लाखों बूढ़े मां बाप की तमन्ना है, उनकी आंख का आंसू है। और परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, फलान ढिकान, आयोग के अध्यक्ष, सचिव, दुनिया भर का ये जो मकड़ जाल है, ये एस्कॉर्ट फ्री। इन पर कोई आज तक मैंने नहीं देखा इतने वर्षों में जहां ये पूछा गया हो कि ऐसा कैसे हुआ, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्यों हुआ ऐसा, अब भुगतो। अब वो स्थिति आ गई, गंगा में उतना पानी बाढ़ आ चुकी है कि अब ये कहना ही होगा बुलाकर कि अब की ऐसा हुआ तो आप भुगतने के लिए तैयार नहीं है। वो माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड हो, वो बेसिक शिक्षा सेवा बोर्ड हो, वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हो, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, वो पुलिस भर्ती बोर्ड हो, एक छोटे कद के आदमी को आपने भर्ती कर दिया, लंबाई ज्यादा बता दी मान लो। सुन लीजिए मनोज मिश्रा, ठीक है ना, वहां पॉलिटिकल विल काम नहीं आती। उसकी लंबाई थी 5 फुट 4 इंच, आपने लिख दी कागज में 6। पता लगा गौरव दुबे को पता लग गया, ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने कहा सारे रिजल्ट रोक दो, फर्जीवाड़ा हुआ है, रीचेकिंग कराओ। गई भैंस पानी में, गई ना।
वह भाजपा सपा बसपा कांग्रेस क्या कर लेंगे? और आप गौरव दुबे को मुकदमा लड़ने से तो नहीं रोक सकते। इसमें क्या गलत कह रहा हूं? ऐसे हादसे हुए हैं। देखा गया कौन सी परीक्षा थी, उसमें कॉपी जलाई गई, वहां उस पर आयोग में, परिषद के कार्यालय में बच्चों ने कहा कि ये क्या हो रहा है? कॉपी एक ही बार ईमानदारी से क्यों नहीं जचे? रिवॉल्यूशन में बार बार क्यों जाना पड़े? और जब इतना फर्क आता है तो लड़का हाईकोर्ट चला जाता है तत्काल। वकीलों का जीवन भी चलना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, वकीलों का भी विकास हो रहा है। गरीब का खेत बिक रहा है, मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में देश के जितने बड़े वकील हैं वो सब उत्तर प्रदेश के भर्तियों के मुकदमे लड़ चुके। आपको ये जानकारी है सबको? वो उतने बड़े वकील हैं जिनको बड़े राजनेता ही हायर कर पाते हैं, है ना? तो जब उनको ये धर्मेंद्र, धीरेन्द्र, शिवेंद्र या गौरव हायर करते होंगे तो सोचिए क्या क्या बेच के आते होंगे दिल्ली। मुझे आपत्ति नहीं, बड़े लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, उनको रखे। इस पीड़ा को कोई नहीं समझता जी। मेरा दुख यहां पर आकर संकेंद्रित हो जाता है। जाके गरीब की झोपड़ी में हम देखें कि नौकरी की आस में उसका बाप गरीब से गरीब हो गया और नौकरी सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई। मैं निवेदन करूंगा सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, आपकी मंशा अच्छी, आपने कमान अपने हाथ में ली, स्वागत योग्य। 3 अलग अलग भर्तियों के नौजवान बैठे, तीनों ने उसका स्वागत किया। अब एक कदम और उठा लीजिए, स्पष्ट रूप से यह आदेशित कर दीजिए कि जिसकी भर्ती अटकी भटकी लटकी वो जेल जाने को तैयार रहे। ये अधिकारी हैं मनोज जी, इसलिए इनको इतना छूट दे दो, जेल ये अपने आप चुन लें। जेल के विकल्प दे दो, नैनी, बरेली, मुरादाबाद, फतेहगढ़, जहां टिक लगा दे वही भेज दो, चूंकि बड़े लोग हैं, ठीक। लेकिन जेल होनी चाहिए ताकि फिर कोई ऐसी गलती ना करे, ऐसा विश्वासघात नौजवानों के साथ नहीं हो। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला नौकरी का है, रोजी रोटी का है और इसी खातिर लगातार युवा प्रदर्शन करते रहते, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ सरकार ने फैसला लिया है, अब गेंद अधिकारियों के पाले में है। किस तरीके से काम होता है, नजर इस पर बनी रहेंगे। अब प्राइम टाइम फिलहाल नहीं, बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।